हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और समय समय पे जो भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उसके थ्रू अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर रहे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स में अप्रोच को लेकर। एक कैंडिडेट को अभी बीपीएससी 70th का जो प्रीलिम्स है आपका 30 सितंबर को होने वाला है और इसके संदर्भ में अक्सर जो है बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसमें किस तरह का अप्रोच रखा जाए, अभी किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जून जो है सो आपका आधा से अधिक पार हो चुका है। तो अब हार्डली आपके पास 3 महीने समय इफेक्टिवली बचे हैं और इस 3 महीने में किस तरह से तैयारी को चैनलाइज किया जाए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के दौरान आपको किस तरह का अप्रोच रखना है ताकि जो है आप कम से कम मतलब निगेटिव मार्किंग का जो है आपको नुकसान कम से कम हो। तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलते रहे हर तरह के वीडियोस का और अलग अलग कोर्सेज का। अभी जो एक काफी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है, बीपीएससी ने कई मोर्चों पर रिफॉर्म किया है जिसमें कि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी व्यापक पैमाने पर रिफॉर्म हुआ है। इसी में बीपीएससी प्रीलिम्स में 68th प्रीलिम्स से जो है आपका रिफॉर्म स्टार्ट हुआ है और 68th से जो है नए पैटर्न पे आप कह सकते हैं कि एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हुए हैं। ऐसे में प्रीलिम्स के लिए हमें अब क्या अलग अप्रोच रखना चाहिए, पहले के प्रीलिम्स से ये किस तरह से अलग है और क्या बदल गया है जिससे हमारा ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज होना चाहिए। अगर आप कट ऑफ को देखें तो चाहे वो 68th का हो, इसमें कट ऑफ आपका गया था 91 मार्क्स बाई 150 मार्क्स, टोटल 150 का होता है, आप सभी जानते ही हैं। मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे बताया है, बाकी कैटेगरीज का भी ऑलरेडी उसमें +- 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और 69th का भी अगर आप बात करें तो यहां पर कट ऑफ आपका 91.66 मार्क्स था, प्रीलिम्स का कट ऑफ। मोर और लेस आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो एक स्टेबल पैटर्न पे था, 90 +- 2 मार्क्स पे। और यहां पर एक स्पेशल फीचर क्या था कि निगेटिव मार्किंग भी जो है वो लागू कर दी गई है, जो कि 68th के समय में 1/4 थी, बट 69th के समय में अब इसे 1/3 कर दिया गया है। मतलब कि ज्यादा नुकसान कैंडिडेट के तौर पे आपको होने वाला है अगर आप गलत करते हैं तो। ऐसे में आपका जो है एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए, कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो नॉलेज के पीछे बहुत ज्यादा अपने आप को डिवोट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग एग्जाम में सिर्फ नॉलेज जो है वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है आपके मार्क्स में। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स का जो स्टेज है ये मेनली आपका क्वालिफाइंग स्टेज है, और क्वालिफाइंग स्टेज होने से तात्पर्य ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा मार्जिन ना भी मिले, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्वालिफाइंग का जो लगभग लगभग पैरामीटर है उससे आपको ऊपर होना चाहिए, 3 4 5 नंबर का गैप जो है वो सफिशियंट है। अब इसको इंश्योर किस तरह से किया जाए, क्या अप्रोच रखा जाए, हम लोग एक एक करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का क्या वैल्यू होता है, टेस्ट सीरीज का क्या इसमें रोल होता है, वगैरह वगैरह। अभी पहले हम देखते हैं कि एग्जाम के अप्रोच को निगेटिव मार्किंग में किस तरह से हम लोग अप्रोच करना है। क्योंकि आप ध्यान में रखें कि पहले जो प्रीलिम्स होता था उसमें एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण साथ ही साथ ई ऑप्शन वाला भी ये एग्जाम था। पहले ई ऑप्शन आपका नहीं होता था, तो ई ऑप्शन होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट था, जो कि अब के एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन वाले एग्जाम या एमसीक्यू नहीं है। तो 4 ऑप्शन होने की वजह से जो है आपका इजी हो गया है कंपैरेटिवली आपको 5 ऑप्शन के। इतना ही नहीं, निगेटिव मार्किंग पहले के एग्जाम में नहीं होने की वजह से बच्चे जो हैं
वो अटेम्प्ट वो फुल लेते थे। आप कह सकते हैं कि अटेम्प्ट इनका मैक्सिमम होता था समथिंग 148, इनफैक्ट 150 भी वो अटेम्प्ट करते थे। क्योंकि यहां पर निगेटिव नहीं है तो आप गेस भी काफी ले सकते थे और तुक्का भी काफी मारते थे लोग। उस तुक्के में भी एक दो सही हो गया तो अच्छी बात है। बात यहां पर यह है कि अब ये सब जो पुरानी वाली स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आज के डेट में अब रिलीवेंट नहीं रही। जब आप नए पैटर्न की बात करें, फॉर एग्जांपल 70th प्रीलिम्स की बात करें, तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग और पेपर के लेवल को कंसीडर करने के साथ ही आपको एग्जाम में अपने अटेम्प्ट को देना है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है वो पहले से आपकी बदल जाएगी। कैसे? मान लीजिए 70th प्रीलिम्स की आप बात करें तो इसमें हम 3 कैटेगरी ऑफ पेपर को मानते हैं। सपोज पेपर जो है वो इजी लेवल का है, या फिर मॉडरेट लेवल का है, या फिर डिफिकल्ट है। तीनों ही केस में पेपर जो है वो क्या है, कट ऑफ उसका वेरी करने वाला है। अभी तक जो आपने कट ऑफ का पैटर्न देखा वो मोर और लेस स्टेबल है, मीनिंग देयर बाय कि नियरली अराउंड आपका 60% जो है वो कट ऑफ जा रहा है, जो कि एक काफी स्टैंडर्ड कट ऑफ है निगेटिव मार्किंग पैटर्न में। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड मैं मॉडरेट मान के चल रहा हूं। अगर पेपर का स्टैंडर्ड डिफिकल्ट होता है तो आपकी तैयारी जो है वो सपोज 95 प्लस माइनस 2 डेट इज 93 टू 95 के नियर अराउंड वाली एटलीस्ट होनी चाहिए। मॉडरेट है तो 100 प्लस माइनस 2। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट सिनारियो, क्योंकि आपको तैयार उसके हिसाब से होना है। भले कट ऑफ आपका 91 जाए, लेकिन आपको एग्जाम का जो आपको अटेम्प्ट लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि आप कट ऑफ से 4-5 नंबर ऑलवेज ऊपर रहें, ताकि आप बेफिक्र होकर मेंस में अपना तैयारी शुरू कर सके। मीनिंग देयर बाय 98 टू 102। और इजी अगर है, सपोज बहुत इजी पेपर आ जाते हैं, वन लाइनर आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं, ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उस केस में या स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आते हैं, तो 105 प्लस माइनस 2 मतलब कि 103 से 107 या 105, मतलब कि 100 और 105 के बीच में कोई सा भी नंबर ये इजी पेपर में हो सकता है। अब आते हैं कि निगेटिव मार्किंग में इसको इंश्योर कैसे किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो है नॉलेज भी है, आपने कई सारे प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं, लेकिन आपका अटेम्प्ट जो है वो पुराने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप आदी हो गए हैं, तो नए पैटर्न में आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए सपोज यहां पर मैं कहूंगा कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है निगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी। एक चीज होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, दूसरा होता है एक्यूरेसी। अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है बट एक्यूरेसी लेवल कम है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके निगेटिव मार्किंग को बढ़ावा देगा, जो आपके पॉजिटिव मार्क्स में से डिडक्ट कर देगा, और फिर से आप रेस हार जाएंगे, या कह सकते हैं कि रेस से बाहर हो जाएंगे। अटेम्प्ट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, अटेम्प्ट आपको ऑप्टिमाइज करना है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, इसको ऑप्टिमम लेवल पे ले जाना है, और एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है। मीनिंग देयर बाय ऑप्टिमाइज अटेम्प्ट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। maximum accuracy, meaning thereby the accuracy rate should be nearly around 80 to 90%। अब आते हैं ये कैसे अचीवेबल है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज आपने जो है अटेम्प्ट लिया 120 क्वेश्चंस, परंतु
यहां आपने 21 क्वेश्चंस जो है वो गलत कर दिए, ठीक है। तो 120 में से 21 जब आपने गलत किए तो यहां आपके सही क्वेश्चंस हैं 99, गलत क्वेश्चंस हैं 21। इस 21 का 1/3 आपका निगेटिव में चला जाएगा, मतलब कि 7 क्वेश्चंस जो है वो आपके इस 99 से चले जाएंगे और आप जो है 92 मार्क्स फाइनली अचीव करेंगे। मीनिंग देयर बाय स्टिल आप 91.67 कट ऑफ के काफी क्लोज हैं। आई बात समझ में? यहां पर क्या है, आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का जो रेशियो है, तो एक्यूरेसी ने जो है वो आपके कम अटेम्प्ट को भी जो है कट ऑफ में कन्वर्ट कर दिया है क्वालिफाइंग में। हमेशा ध्यान रखिए कि लोग अटेम्प्ट के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले सारा रिसोर्सेज पढ़ ले, बट एक्यूरेसी को उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते। सब कुछ पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर वो कंसोलिडेट नहीं होगा तो फिर एग्जाम में एक्यूरेसी आपका कम ही रहेगा, आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगी और वो जो है एग्जाम में आपके एक्यूरेसी पे इंपैक्ट डालेगा। तो हमें करना क्या है कि लिमिटेड पढ़ना है, कुछ सेक्शन जरूरत पड़े तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिमिटेड को जो है कई बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो इससे आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों जो है वो इंप्रूव होगा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो एक्यूरेसी अच्छा रखता हो, अटेम्प्ट नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है उसने 135 और 140 अटेम्प्ट नहीं कर पाया हो, लेकिन जितना ही अटेम्प्ट किया उसमें अपने एक्यूरेसी के दम पर वो क्वालिफाई हो जा रहा है। लेकिन अगर सपोज कोई व्यक्ति 130 अटेम्प्ट करे और वो 30 जो है गलत कर दे, यहां पर आप देखें तो 100 क्वेश्चंस उसने सही किए, जबकि इसका 1/3 मीनिंग देयर बाय 10 क्वेश्चंस उसने गलत कर दिए। अटेम्प्ट के हिसाब से देखा जाए तो मे भी इसके पास नॉलेज ज्यादा था, रिस्क इसने ज्यादा लिया, लेकिन ये 10 क्वेश्चन 100 में से जाएंगे और ये 90 मार्क्स पे अटक जाएगा। अल्टीमेटली ये एक कम नॉलेजेबल व्यक्ति से 2 मार्क्स के कारण जो है पीछे रह जाएगा और ये बंदा जो है अपने एक्यूरेसी के कारण मेंस लिख रहा होगा, जबकि ये बंदा जो है वो प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जाएगा। एक और बात क्या है कि जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स है उसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से ठीक ठाक आने वाली है, नियर अराउंड 800 to 1000 के। तो इसका बिल्कुल लाभ उठाए सभी अभ्यर्थी जो है। तो यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अटेम्प्ट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, जबकि एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना है। अभी आएंगे कि कैसे अटेम्प्ट और एक्यूरेसी को आप बैलेंस कर सकते हैं। एक जो और आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान देनी है कि ड्यूरिंग एग्जाम आप देखें तो आपको मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। किस तरह से? एक वो होगा जो आपको 100% पता हो कि इसका आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दे, ठीक है, सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन कि हाँ भाई प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में है, ठीक है, तो ये आपको 100% पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको गलत नहीं होने चाहिए और गलत नहीं होते हैं आमतौर पे। ये आपका पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें 4 ऑप्शन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको चारों भले नहीं पता हो लेकिन 2 पता है कि ए और डी नहीं होगा, मीनिंग देयर भाई आपको 2 ऑप्शन में ही रिस्क लेना है और यहां पर जो रिस्क है वो 50% है। मीनिंग देयर भाई कि अगर आपके सही होने के चांस 50% है, गलत होने के चांस भी 50% है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें रिस्क जो है वो वर्थ है। मीनिंग देयर भाई इसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तीसरा कैटेगरी क्वेश्चन क्या आएगा आपको
जिसमें आप 4 ऑप्शन में सिर्फ एक छांट पा रहे हैं कि ए नहीं होगा, लेकिन बी, सी और डी में आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा होगा। यहां पर जो आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका हाई है, मीनिंग देयर बाय सही होने के चांसेस 33% है, गलत होने के चांसेस 67% है। ऐसे कंडीशन में इसमें आपको अटेम्प्ट जो है वो मिनिमाइज करना है, मीनिंग देयर बाय कि इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिवली अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर मैं मान के चलूं कि 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस आपको अच्छी तैयारी है तो 80 प्लस आपके होने चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि 80 प्लस -5 75 टू 85 के बीच में आपके ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर पता है कि इसका ये होगा। फॉर एग्जांपल 150 मार्क्स जो है इसमें 10 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स के हैं। इसमें अगर कोई अच्छा है कैंडिडेट तो वो 7 से 8 मार्क्स तो इजीली ले आएगा, बाकी उसको अपनी स्ट्रेटजी 140 मार्क्स के लिए बनानी है। उसी तरह से यहां पर हम देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप अगर 80 या नियर अराउंड 80 रहते हैं तो टाइप 2 ऑफ द क्वेश्चंस में सपोज आपके चांसेस ठीक ठाक हैं सही होने के भी, गलत भी होंगे, जाहिर सी बात है। आप इसको 20 प्लस माइनस 5 पे जा सकते हैं, मतलब 15 से 20 या 22-23 क्वेश्चन अगर इस तरह के भी हो जिसमें 50-50 का रिस्क हो तो आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि 1/3 निगेटिव है तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक सही कर लेते हैं तो 3 गलत भी हो जाते हैं तो भी ये आपके इस पे डेंट ना डालते हुए खुद में ही ये बैलेंस हो जाएगा फैक्टर। आई बात समझ में? तो इस तरह का जो रिस्क फैक्टर है ये वर्थ है और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जो तीसरा टाइप का रिस्क है इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज देयर बाय कि इसका अटेम्प्ट जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और इन केस बेटर ये होगा कि 5 प्लस माइनस 1 रखना चाहिए, मतलब कि आप इसे 4 से 6 या 7 के बीच में ही रखें। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, कोशिश ये करनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट में देखें कि नहीं मेरा अटेम्प्ट 105 के आसपास ही जा रहा है, तब उस केस में 5-6 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। आई बात समझ में कि भाई अटेम्प्ट थोड़ा सा पुश किया जाए, क्या पता एक आध सही भी हो जाए इसमें। लेकिन जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल ही नहीं पता है और आप जो है एक ब्लाइंड गेस मारने वाले हैं। ये ब्लाइंड गेस कैसा होगा? जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसे डेटा वाले क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल कि बिहार में फॉरेस्ट का परसेंटेज जो है XYZ डिस्ट्रिक्ट में कितना है और वो आपको एग्जैक्ट नंबर जो डेटा होंगे वो काफी क्लोज होंगे, सपोज दे देगा 58.72 58.73 इस तरह से। और ये जो एग्जैक्ट डेटा वाले हैं इसमें आपको हो सकता है कि बिल्कुल भी पता ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को ब्लाइंड गेस क्वेश्चन बोलते हैं, तुक्का मारना। और ब्लाइंड गेस जो है ये मैं आपको कहूंगा कि निगेटिव मार्किंग पैटर्न में अवॉइड कर देने को कंप्लीटली। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, इसका अटेम्प्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सही होने की मात्र 25% है, गलत होने की 75% है। तो यहां रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। आपको रिस्क फैक्टर को मॉडरेट रखना है, मैक्सिमम नहीं ले जाना है। यहां पे रिस्क फैक्टर मिनिमम है, यहां पे रिस्क फैक्टर हाइयर है, बट यहां पे मैक्सिमम है। मीनिंग देयर बाय कि एग्जाम के दौरान जब इस 4 तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू होते हैं तो आपका एक्यूरेसी अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप रिस्क फैक्टर को किस तरह से वेटेज देते हैं अपने अटेम्प्ट में। अब ये रिस्क फैक्टर जो है वो आपका लोएस्ट रहे, इसके लिए एक्यूरेसी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है?
यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि किस सिनारियो में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। एक चीज और मैं यहां पे कहूंगा कि कोशिश आपको ये रखनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें वो 2 राउंड्स में करें। फर्स्ट राउंड में ये वाले क्वेश्चंस जो है वो हर हाल में कर ले जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो। सेकेंड राउंड में जो रिस्क फैक्टर वाले क्वेश्चंस हैं उन पे जाएं और उसमें देखें कि आप जो है 50-50 वाले रिस्क फैक्टर कितने हैं और 33 और 66 वाले कितने हैं। 75 वाले रिस्क फैक्टर में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। अगर आप जाते भी हैं तो वहां वो एकदम विशेष परिस्थिति होनी चाहिए कि भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरा अटेम्प्ट मात्र 90 है, मुझे पेपर ज्यादा समझ नहीं आया, मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपने जेन्युइन तैयारी की है, सीरियस तैयारी की है और पेपर आपको टफ लग रहा है तो वो सभी के लिए टफ है। तो फिर जो हमने यहां पर देखा कि आपका कट ऑफ भी उस हिसाब से क्या होगा, कट ऑफ भी आपका उस हिसाब से वेरी करेगा। तो अगर पेपर इजी है तो सभी के लिए है, मॉडरेट है तो सभी के लिए, और डिफिकल्ट है तो सभी के लिए। तो अगर आपको पेपर के अंदर सोल्व करने में इशू आ रहा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा लग रहा है, तो वो सबके लिए लग रहा है। अगर आपने सोर्सेज को जेन्युइनली पढ़ा है, ज्यादा प्रैक्टिस किया है, अपना एक्यूरेसी को इंप्रूव किया है तो। दूसरा एक चीज और क्या है कि कई बार लोग भेड़ चाल में चले जाते हैं कि नहीं यार वो अटेम्प्ट इतना लेता है, वो अटेम्प्ट इतना लेता है, उसका तैयारी कमांड इतना। आप देखिए ना, आपका सिलेक्शन के लिए 90 टू 95 मार्क्स काफी है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप अटेम्प्ट लेने के प्रति ज्यादा मतलब फोकस है रेदर देन अपने एक्यूरेसी को इंप्रूव करने को। अब मान लीजिए आप अटेम्प्ट बढ़ाते जा रहे हो, 140 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन एक्यूरेसी का परसेंटेज आपका 65 टू 70% है। ऐसे केस में भी आप धराशायी होके 85 टू 90 के बीच में अटक जाओगे। क्या फायदा इस तरह के अटेम्प्ट को एग्रेसिवली पुश करने का? इसमें तो कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर यह है कि लिमिटेड नॉलेज के साथ प्रीलिम्स निकाल लिया जाए। अटेम्प्ट को आपको मॉडरेट रखना है या ऑप्टिमाइज करना है कि हाँ भाई जितना रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करके मैं ले सकता था एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उतना मैंने अटेम्प्ट ले लिया है। इससे ज्यादा मैं लूंगा तो मैं निगेटिव ज्यादा कर लूंगा और मेरा जो है वो फिर रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगा और अल्टीमेटली मैं कट ऑफ से स्लाइटली मिस कर सकता हूं। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अपना एनालिसिस। हो सकता है कुछ बच्चे जो हो वो 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट दे रखे हो, जाहिर सी बात है इनका जो है नॉलेज ज्यादा है, कमांड ज्यादा है, तो ये अटेम्प्ट भी इनका ज्यादा होगा, ये रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने लिमिटेड ही पढ़ाई कर पाई है या तैयारी कर पाए हैं, या ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ से घर से तैयारी कर पाए हैं या जॉब में रहते हुए तैयारी कर पाए हैं, पढ़ने का मौका कम मिला है, ऐसे लोगों के लिए आपको अपना ओन एनालिसिस करते हुए, रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करते हुए अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि कितना आप अटेम्प्ट लें और क्या आपका एक्यूरेसी लेवल है। इतना ही नहीं, एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि एग्जाम में आप कभी भी इस चीज से नहीं आप छटेंगे कि कोई एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन, एक दो ऐसे आ गए जिसका आंसर आपको नहीं पता, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वो क्वेश्चन था या एक्स वाई जेड बंदे ने वो सोल्व कर दिया था। ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके कट ऑफ पे कभी भी असर नहीं डालते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हर वो क्वेश्चन या हर वो आपका स्टडी मटेरियल जो एक जेन्युइन कैंडिडेट पढ़ता है या जो एक जेन्युइन कैंडिडेट उसको करता है वो आपको करना चाहिए। अगर आप बेसिक्स में सपोज आप मात खा जाते हैं कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है या पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है या लक्ष्मीकांत बेस्ड है या स्पेक्ट्रम बेस्ड है और वहां आप गलती कर जाते हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कत आने वाली है। या इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट इत्यादि का, वहां अगर आप पीछे होते हैं तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कोई भी जेन्युइन या सीरियस कैंडिडेट गलती नहीं करेगा। एक दो डेटा या फैक्ट बेस्ड या हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे
XYZ राजा के जीनियोलॉजी से कोई क्वेश्चन आता है जो आपको हो सकता है नहीं पता हो, कोई एक पर्टिकुलर डायनास्टी पे बेस्ड हो, आपको नहीं पता हो, तो ऐसे क्वेश्चंस पे अननेसेसरी आप इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करके मगअप करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका एक्यूरेसी मैटर करता है, ना कि नॉलेज मैटर करता है। एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब जो नॉलेज है उसको मैक्सिमम आप रिफ्लेक्ट कर पाए पेपर में। कम नॉलेज है लेकिन रिफ्लेक्शन मेरा 100% है, तो एक्यूरेसी मेरा 80-85 तक जाएगा। ज्यादा नॉलेज है लेकिन दिमाग में पूरा कॉपवेब बना हुआ है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, ठीक से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, या ठीक से जो है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में एक्यूरेसी मेरा 60-65 जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, मैं एग्जाम से बाहर हो जाऊंगा। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एक्यूरेसी और अटेम्प्ट के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में आपका ओन एनालिसिस होना चाहिए, रेदर देन कि आप भेड़ चाल में अननेसेसरी अटेम्प्ट बढ़ाते जा रहे हैं। यहां हमने देखा कि 4 अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसके प्रति आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लियर? और बेसिक्स में आपको कहीं भी पीछे नहीं होना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसा अगर हमने स्ट्रेटजी बना लिया तो अब जो 90 या 100 दिन है इसको कैसे चैनलाइज करें जिससे कि आपका अटेम्प्ट एक्यूरेसी सब आपका बेहतर हो। सपोज अब जो 90 डेज का स्ट्रेटजी होना चाहिए, देखिए हमेशा ध्यान रखिए प्रीलिम्स की तैयारी कोई 1 साल या 1.5 साल बैठ के नहीं की जाती है। प्रीलिम्स जो है वो अंतिम 3 महीने 90 डेज का ही सारा का सारा उसका तैयारी का प्रोसेस है। इससे पहले आप जो भी पढ़ते हैं वो सारा एनालिटिकल आपका मेंस बेस्ड होता है, या ओपिनियन बनाने के काम आता है, या आंसर राइटिंग के काम आता है। ये जो 90 डेज है इसमें आपको अपना फोकस जो है वो थोड़ा सा प्रीलिम्स अप्रोच के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको यहां पता लगेगा कि प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या एरियाज हैं जहां बीपीएससी का फोकस सबसे ज्यादा रहा हो पिछले 10 साल के सेट में। अगर आप देखें, जाहिर सी बात है आप ये पाएंगे कि बदलते पैटर्न में, नए पैटर्न में कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बिहार का हिस्ट्री जो है वो काफी ग्लोरियस रहा है, एंशियंट हिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है बिहार के परिप्रेक्ष्य में या बीपीएससी में एंशियंट और मॉडर्न का वेटेज काफी रहता है। इतना ही नहीं, बिहार स्पेशल का वेटेज होता है, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, इन सब का वेटेज होता है। अब आते हैं कि जब प्रायोरिटी एरियाज आपको पता हो गए, उसमें भी आपको देखना यह है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री लोग बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, वार्स एंड बैटल्स के बारे में, उसके आउटकम्स के बारे में, राजा या डायनास्टी के जीनियोलॉजी, इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसका टाइम पीरियड क्या था। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब कि जो सोशल इफेक्ट है, इकोनॉमिक इफेक्ट है, रिलीजियस एंड कल्चरल इफेक्ट है, ट्रेड है, इन सब पे वो एनालिटिकल चीजों में ज्यादा समय नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में पुनः आपको क्या होगा, आप प्रायोरिटी एरिया फोकस मिस कर जाओगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहा है, वो एग्जाम के पैटर्न में वेटेज अब उसका बहुत ही कम होते जा रहा है। उसी तरह से जब आप प्रायोरिटी एरियाज को एनालाइज करते हैं तो अपने फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से आप देखें कि कहां किसे आपको समय अधिक या कम देना है। इतना ही नहीं, प्रायोरिटी एरियाज आपने डिसाइड कर लिए, अब रिसोर्सेज क्या रखें और कितना रखें। जब आप देखेंगे तो कई तरह के स्टडी मटेरियल वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, लोग जाते भी हैं, कई सारा चीज जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं उठा के, भले उसकी उपयोगिता है या ना है। यहां पर मैं ये एक चीज कहूंगा कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको देखनी पड़ेगी।
अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये क्या है, इसके हिसाब से आप देखें तो अगर कोई बुक है जो सपोज 400 पेजेस की है, इस बुक को पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लगे, और एक बार में पढ़ने पे जाहिर सी बात है 400 पेज का बुक है तो आपके कमांड में तो आया नहीं, पुनः इसको रिवाइज भी करेंगे कम से कम 1 या 2 बार, उसमें भी आपको 6 से 7 दिन लग गए, और अल्टीमेटली इससे क्वेश्चंस है 5। लेकिन अगर इसी का सब्स्टिट्यूट या किसी और ऑथर का बुक है जो 200 पेजेस का है, बट यहां से आपके 4 क्वेश्चंस आ गए, एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा पकड़ा रहा है लेकिन वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपके समय को किल कर रहा है, जहां से अगेन आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन ये जो आपका बुक है वो क्रिस्प है, शॉर्ट है, इजी टू रिवाइज है और इजी टू रेप्लिकेट है, और ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इजीली आप एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हो। इस 5 में हो सकता है आप 3 सही कर पाओ, 1-2 गलत हो जाए, इस 4 में आपका हो सकता है आपके चारों सही हो जाए, क्योंकि छोटी बुक थी, पतली बुक थी, आप इजीली जो है उसको पढ़ के रिवाइज कर लिए। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको रिसोर्सेज जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखनी है। सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो आपका एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री है उसके लिए एनसीईआरटी पुरानी वाली, जो आपकी आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की है। मॉडर्न की बात करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है। इसके अलावा पॉलिटी में सब लोग लक्ष्मीकांत ही फॉलो करते हैं, डेट्स गुड इनफ। इकोनॉमी है, ज्योग्राफी में आपको फिर अगेन फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए आइदर एनसीईआरटी या फिर पेरियार पब्लिकेशन की इंडियन ज्योग्राफी, वो काफी सुटेबल है। फिर बिहार स्पेशल की भी कई सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी एक उठाइए, सभी नहीं, और उसको कई बार रिवाइज कीजिए। यहां पर 2 बात मैं कहूंगा, जो बच्चे या जो कैंडिडेट को लगता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या प्रैक्टिस से उनका एग्जाम निकल सकता है, तो वो हमारे यहाँ एक बैच है, बस एक अटेम्प्ट बैच। इस बैच में स्पेशली हम लोग यही 90 डेज का फोकस लेते हुए आपको, जो अभी मैंने बताया कि एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, तो यहां हम लोग उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं, और जो आपका रिसोर्सेज है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस्ट पे होता है। सारा कुछ मगअप हम लोग करवाने के फिर चेष्टा नहीं करते हैं, और इस बैच का आपका आउटकम जो है वो 100% है। यहां आपको फायदा है कि इसमें आप जो है कम समय में डेली जो है आपका 50 एमसीक्यू भी आपका क्लास में सोल्व कराया जाता है। 100 डेज का इसका कोर्स का स्ट्रक्चर है, तो यहां आपको यह फायदा है कि 100 डेज में आप 5000 से ज्यादा एमसीक्यू भी कर लेंगे, सारा सब्जेक्ट टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहां से आपको जो है एक्यूरेसी काफी इंप्रूव होगी। एक्यूरेसी इंप्रूव होती है किस चीज से, हमेशा ध्यान रखें, एक्यूरेसी जो है वो आपका नॉलेज, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो पहले तो नॉलेज, जो बुक से, क्लासरूम से, नोट से, रिवीजन जितना अधिक से अधिक हो सके, और ये रिवीजन प्रैक्टिस भी आपको टाइम बाउंड मैनर में होता रहे, तो आपका जो है क्या होगा, एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव करेगा। अब आते हैं पीवाईक्यू का रोल क्या है। रोल ऑफ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, बीपीएससी में पीवाईक्यू जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो पुराने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं। ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी रिगरसली सोल्व करना है और कई बार उसको रिवाइज करना है। मैं यहां तक सजेस्ट करूंगा कि नए पैटर्न में जब स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आने वाले समय में एसर्शन रीजन टाइप भी आ जाए। एसर्शन रीजन,
इसके लिए मैं आपको कहूं तो 2011 ऑनवर्ड्स जब आपका यूपीएससी में नया पैटर्न शुरू हुआ प्रीलिम्स में, तब से आप यूपीएससी का भी सीएसई का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इन दोनों को आप सोल्व करें और इसे रिवाइज करें। यहां से कॉन्सेप्चुअली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एज इट इज, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, एल नीनो हो एक्सेट्रा, पार्लियामेंट हो, इलेक्शन ईयर है तो वैसे भी पार्लियामेंट, स्पीकर प्रोटेम, मोशन ऑफ थैंक्स एक्सेट्रा, इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 एक्सेट्रा, कई सारी चीजें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं। तो आप यूपीएससी 2011 ऑनवर्ड्स एंड बीपीएससी के पीवाईक्यू इनको जो है आप सोल्व करें। 2011 से 2024 तक का यूपीएससी का पेपर, और ये इसमें एक्सक्लूडिंग आपका क्या हो जाएगा, करेंट अफेयर्स हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 2016-17 वगैरह के करंट अफेयर्स है वो अब उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहे। क्लियर? करंट अफेयर्स में क्या करना है, अब देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में पूछेंगे जो न्यूज में रहा, जैसे G7 अभी हाल में हुआ तो G7 के बारे में पूछेंगे, कब बना, पहले G8 था, फिर G7 क्यों हुआ, किस साल हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है वगैरह वगैरह, थीम क्या था, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, किसने जो है लीडरशिप किया एक्सेट्रा। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज में आते रहता है। फीपी का भी आया था, पपुआ न्यू गिनिया को इंडिया ने दिया $1 मिलियन का दिया था, तो वो न्यूज में था, आई बात समझ में। उसी तरह से आपका और भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहता है, आरबीआई के स्कीम वगैरह। तो करेंट अफेयर्स का एक अपना रोल है, और करेंट अफेयर्स जो है यह भी नियरली आपको देखें तो 25 टू 30 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब ये जो 25 टू 30 क्वेश्चंस हैं इसको आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं और टिपिकल करेंट वाइज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के एरिया को छोड़ दें और कुछ हद तक पॉलिटी के एरिया को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दोनों के श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे साइंस एंड टेक की आप बात करें तो इसमें सब्जेक्ट बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की, इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी का एरिया है, जैसे डीआरडीओ ने कोई मिसाइल लॉन्च की, इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की, नासा ने कोई लॉन्च किया, कोरोना का कोई वेरिएंट आया एक्सेट्रा, कोई नई मेडिसिन बनी, वो आपको करंट से जो है कवर होगा, बट ये साइंस एंड टेक का ही पोर्शन है। उसी तरह इकोनॉमी में आरबीआई का कोई स्कीम आया, एसबीआई ने कोई नया लॉन्च किया, सेबी ने कोई फरमान लाया, आई बात समझ में, इंडिया का किसी के साथ ट्रेड निगोशिएशन हुआ एक्सेट्रा, कोई इकोनॉमिक ब्लॉक लाइक G7, ब्रिक्स एक्सेट्रा, इन सब की मीटिंग हुई, ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन यह इकोनॉमी के भी सेक्शन में इंटरलिंक्ड है। उसी तरह से इन्वायरमेंट में कोई नई स्पेसीज जो इंडेंजर्ड हुई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुई, या किसी साइट को रामसार साइट वगैरह एक्सेट्रा ये सब बनाया गया, तो वह भी आपके दोनों में आते हैं, करंट के सेक्शन में भी आ गया, इन्वायरमेंट का भी वो कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो करंट आपका कम से कम 30 नंबर आपको करंट अफेयर से आते हैं। अब इसमें भी आप देखें तो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, अभी आपका एग्जाम जो है वो 30 सितंबर को है, तो जो न्यूज़पेपर है वो आपको कम से कम अभी 31 अगस्त तक तो पढ़ना ही चाहिए। सितंबर से भले आप होल्ड पे रख सकते हैं। कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन जो है वो आप फ्रॉम जनवरी टू अगस्त जरूर पढ़ें। जनवरी से अगस्त तक आपने डिटेल्ड जो है वो मंथली मैगजीन का पढ़ लिया, प्लस जो है आपने उसको एक बार कम से कम रिवाइज भी कर लिया, और फिर सितंबर के महीने में 1 ईयरली कंपाइलेशन जो एसपीडी या फैक्ट बेस्ड होता है, 1 ईयरली कंपाइलेशन, इसको आप रिवाइज करें और साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस सेट को लगाएं। इससे आपको फायदा कहां मिलेगा, एक तो करंट का रिवीजन हो गया, दूसरा कुछ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो टाइप 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन में
आपका आता है जिसमें आप एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, या फिर ब्लाइंड गेस मारने की नौबत आती है, वहां थोड़ा सा ये लाभ देता है। जैसे मान लीजिए कि एशियन मेंस हॉकी में किस टीम ने क्या किया, या विंबलडन में कौन प्लेयर जीता, एक्सेट्रा। इस तरह के जो कुछ स्पोर्ट्स के या साइंस एंड टेक के नोबेल प्राइज विनर, या बुक्स वगैरह, बुकर अवार्ड या XYZ, कई तरह के कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स हैं, वो सब में आपको ये एसपीडी काफी काम आता है। तो 1 साल का लगभग आपका मंथली कवर करना है, प्लस आपको जो है कंपाइलेशन वाला जो है वो आपको कवर करना है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक बुक्स। तो बेसिक बुक्स जो है वो आपको करने ही हैं, जिसमें एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, पेरियार, एक्सेट्रा, ये सब आपको करने हैं। और साथ ही साथ जो है वो आपका करेंट अफेयर्स प्लस पीवाईक्यू प्लस यूपीएससी पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज, ये भी मैं कहूंगा कि काफी मदद करेगी आपको एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में। जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट के पेपर सोल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। तो कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज आप जो भी इंस्टीट्यूट का आपको पसंद हो उसे ज्वाइन करें। हमारे इंस्टीट्यूट में भी चैलेंजर टेस्ट सीरीज होता है, जो कि आपको हर संडे के संडे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और वो आपको एग्जाम के लिए काफी रिलीवेंट है। इतना ही नहीं, वो रिवीजन में भी काम आएंगे। जो भी टेस्ट सीरीज का पेपर है उसको भी आप रिवीजन के लिए रखें। जैसे सपोज ठीक है, आपने 2 घंटे में जो टेस्ट दिया, जो सही हुए गलत हुए वो तो आपने स्ट्रेटजी के हिसाब से जैसा हमने अभी डिस्कस किया आपने दिया, लेकिन फिर भी जो 150 क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स को आप टिक लगा ले बाद में घर जाकर, और बाद में रिवीजन के समय उसको क्विकली रिवाइज करें। इससे क्या होगा, एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले आप जाहिर सी बात है बुक से रिवाइज तो कर नहीं सकते, मैगजीन से रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट पेपर के थ्रू इजीली रिवाइज कर लेंगे। आई बात समझ में कि 5 से 7 दिन पहले आपने सारे टेस्ट पेपर जो आपने दे रखे हैं और पीवाईक्यू जो आपने सोल्व कर रखे हैं, क्वेश्चन बैंक, उसको आप रिवाइज कर लिए और उसी के जरिए कई सारे कॉन्सेप्ट, करेंट अफेयर्स एक्सेट्रा, ये सब आपने कवर कर लिए। आई बात समझ में? तो इतना अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है करंट वाले क्वेश्चंस भी आपसे नहीं छूटने वाले। तो बेसिक्स, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारे आपके तरीके हैं रिवीजन एक्सेट्रा जो आपके एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। तो अटेम्प्ट को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट को आपको मॉडरेट करना है, या कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज करना है। अटेम्प्ट आप ऑप्टिमाइज करें और एक्यूरेसी आप इंप्रूव करें या मैक्सिमाइज करें। सिर्फ अटेम्प्ट के चक्कर में ना भागे। अटेम्प्ट मैक्सिमम वही लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेज भर लेते हैं बट एक्यूरेसी पे काम नहीं करते हैं। तो अटेम्प्ट वो 135 140 तक जा रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा। हमने यहाँ पर अपने एनालिसिस में क्या देखा कि आप जो है एक नॉर्मल अटेम्प्ट 120 करके भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कि 120 अटेम्प्ट किया जिसमें कि एक्यूरेसी आपका हाई है, आपने निगेटिव कम ले गए और तब भी आपने इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेटजी जो है वो आपको आने वाले समय में काफी जो है हेल्पफुल साबित होंगी। साथ ही हमारे बैचेस वगैरह से भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। प्रीलिम्स स्पेशल बस एक अटेम्प्ट बैच अभी चल रहा है, जिसमें कि रोजाना क्लासेस ये 90 डेज स्पेशली प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, दोनों ही माध्यम में, अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग बैचेज हैं। और इसमें रोज 50 MCQ भी कराए जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 5000 MCQ का सेट होगा। और उतना ही नहीं, अगर आप देखें तो चैलेंजर टेस्ट सीरीज भी अलग से चल रहा है, जो हर हफ्ते आपको संडे के संडे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं कहूंगा कि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपको आपका कमांड जो है आप कितना रिटेन कर पाए हैं, कंसोलिडेट कर पाए हैं और किस स्ट्रेटजी से एग्जाम देते हैं। कम नॉलेज के साथ भी एग्जाम निकाला जा सकता है, जबकि ज्यादा नॉलेज रखकर भी आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेटजी कौन सी चुनी है, आपने प्रायोरिटी एरियाज पे काम किया है कि नहीं, आपने एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए काम किया है कि नहीं, या सिर्फ आप अटेम्प्ट इंक्रीज करने के लिए आलतू फालतू सारे रिसोर्सेज लेकर
पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नॉलेज का पहाड़ बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी आपकी जो है वो मीडियोकर है या लोअर है। क्लियर? तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बनाने में काफी मदद मिलेगी। आगे भी समय समय पे वीडियोस बनाए जा डालते रहेंगे आप लोगों के जरूरत के हिसाब से। और आई होप कि आप सभी जो है अपने स्टडी को प्रायोरिटाइज करेंगे और बेटर मतलब प्रिपरेशन के साथ। अब कम समय बचा है तो इसमें अपने आप को जो है पूरी तरह से इसमें चैनलाइज करते हुए आप लोग जो है रिजल्ट को अचीव करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बिकॉज अब जो समय रह गया है वो सिर्फ आपको जो है प्रीलिम्स के ही स्पेसिफिक आपको समय देना है। क्लियर? तो ज्यादा इधर उधर अब फोकस को डाइवर्ट नहीं करना है, सिर्फ एक ही दिशा में लिमिटेड रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जो है अब आप अपने लक्ष्य के प्रति भिड़ जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।